जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारी थ्योरी क्लास आपको मंडे से रेगुलर फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी हम MCQs की क्लास चला रहे हैं, जिसमें कल हमने क्रिकेट पढ़ा था। क्रिकेट का कुछ पार्ट बचा था, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाएंगे। आज ही के दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे, 30-30, 50-50 क्वेश्चन के 4-5 सेट चलेंगे हमारे, ठीक है। ओके, तो इसमें हम पार्ट में चलेंगे। आज पार्ट 1 क्लियर करेंगे इसका, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को पहले शुरू में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 4-5 टॉपिक में ये कवर हो जाएगा, तब तक हमारी इसकी थ्योरी क्लास भी आ जाएगी। तो दोनों जब आप देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है? अक्सर ये क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। UKSSC-LT 2020 में पूछा हुआ सवाल है। चलो बताओ, स्पीड प्ले नाम से और किसको हम जानते हैं? ठीक है, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले भार ट्रेनिंग को यानी वेट ट्रेनिंग को बोलते हैं, या प्रेशर ट्रेनिंग को बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर ट्रेनिंग को बोलते हैं, या वेट ट्रेनिंग को बोलते हैं, या फिर फार्टलेग को बोलते हैं, देन या फिर इंटरवल ट्रेनिंग को बोलते हैं। ओके, तो बताओ स्पीड प्ले को और किस नाम से हम जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फार्टलेग ट्रेनिंग, ठीक है। फार्टलेग ट्रेनिंग को हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हापर टेस्ट है, हापर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है, ठीक है। तो हापर टेस्ट के अंदर इसमें से कौन सा घटक नहीं है? पुलअप, सिटअप, व्यापक छलांग या जर्मन ड्रिल। UPTCT 2021 में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा इसका सही आंसर? चलो बताओ, क्या होगा करेक्ट आंसर? पुलअप्स तो होता ही है, ठीक है। व्यापक छलांग जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यापक छलांग बोले तो स्टैंडिंग लॉन्ग ब्रॉड जंप, ठीक है, ये भी होती है आपकी। सिटअप्स भी होते हैं, है ना, चिनअप्स भी होते हैं। जर्मन ड्रिल नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो कि हापर यूथ फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। हापर टेस्ट का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से इन्वेंट हुआ, किसके द्वारा इन्वेंट हुआ, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पुटअप हो, लेकिन इस टॉपिक को ध्यान रखना। इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कर रहा है? प्रशिक्षण के नकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। कौन सा? नेगेटिव ट्रांसफर की बात कर रहा है। आवाज़ नहीं, नेगेटिव ट्रांसफर की बात कर रहा है। नकारात्मक स्थानांतरण को जाना जाता है। चलो बताओ, इसमें से कौन सा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग में कनेक्ट होगा? तटस्थ स्थानांतरण के रूप में, आदत हस्तक्षेप के रूप में, शून्य स्थानांतरण के रूप में, या द्विपक्षीय स्थानांतरण के रूप में? UKSSC-LT 2020 का पूछा सवाल है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बताओ, 3rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आदत हस्तक्षेप के रूप में जो नेगेटिव ट्रांसफर होता है, तो वो क्या होता है? आदत हस्तक्षेप के रूप में होता है। हस्तक्षेप मतलब, हाँ, हस्तक्षेप का मतलब पता है किसी को? डिस्टर्ब करना, ठीक है। आदत क्या हो? किसी भी चीज़ में डिस्टर्ब करना, जाकर उंगली करने की आदत होती है बहुत से लोगों ना किसी भी दूसरे के काम में। तो वैसे नेगेटिव जो प्रशिक्षण का नकारात्मक स्थानांतरण होता है, उसको आदत हस्तक्षेप भी बोला जाता है। डिस्टर्ब करता है ये, क्योंकि नेगेटिव ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एक चीज़ सीख रखी है, अब उसमें कोई दूसरी चीज़ इंक्लूड कर दिया, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो अच्छी स्किल को भी ख़राब कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल कूद के किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, ठीक है, निम्नलिखित कारकों को विकास के क्रम में उन्हें व्यवस्थित करें। कोई खेल कूद का एक ट्रेनिंग हो रही है, स्पोर्ट्स की एक ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें जो कार्यक्रम होते हैं उनको हमें इनका, ये सारे के सारे उसके कार्यक्रम हैं, इन इवेंट्स को हमको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज लगाना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज लगाना है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने फटाफट से। नंबर 1 पे क्या होगा, चलो बताओ। नंबर 1 पे क्या आएगा, तकनीकी पक्ष, मानसिक शिक्षण, व्यक्तित्व पक्ष, विकास, शारीरिक स्वस्थता, विकास और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का मॉडल। तो नंबर 1 पे आपका सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब भी कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मानसिक प्रशिक्षण ज़रूरी है, जब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा तो फिजिकली इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है। सेकंड नंबर की बात करें, मेंटली प्रिपेयर होने के बाद तकनीकी पक्ष का डेवलपमेंट देखा जाएगा, विकास देखा जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर अगर आएंगे तो प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का मॉडल स्वरूप देखा जाएगा। और चौथे नंबर पे आपका यौक्तिक पक्ष विकास, और पांचवें नंबर पे आपका शारीरिक स्वस्थता विकास सबसे लास्ट में। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट। एक सेकंड, कहाँ पर चौथा पांचवा, एक सेकंड, ये आपका 4th नंबर होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग पीरियडाइजेशन से रिलेटेड आपके पॉइंट्स दिए। तैयारी की अवधि 1, तैयारी की अवधि 2, तैयारी की अवधि 3 और तैयारी की अवधि 4। प्रिपरेटरी फेज़ 1, प्रिपरेटरी फेज़ 2, प्रिपरेटरी फेज़ 3 एंड प्रिपरेटरी फेज़ 4। ये किससे मैच करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तैयारी की अवधि का मतलब प्रीपरेटरी फेज़, प्रीपरेटरी फेज़, प्रिपरेटरी फेज़। ठीक है, तो इन प्रिपरेटरी फेज़ की जो 4 अवस्थाएं हैं उनको इसको मैं मैच कराना है। एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2020 और जून 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलो, तो जो प्रिपरेटरी फेज़ 1 होता है ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा किस में, विशेष तैयारी संबंधी गतिविधियों, विकासशील शारीरिक गुणों में सुधार हो जाएगा। ओके, देन बी वाला आपका है प्रिपरेटरी फेज़ 2 की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा किस में, विशेष तैयारी संबंधी गतिविधियां, प्रारंभिक संचलन के स्वरूपों पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करना हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर तीसरा सी की बात करेंगे तो सी में आपका आ जाएगा कौन सा, प्रतियोगी गतिविधियों के प्रशिक्षण का स्वरूप, साथ साथ चलने वाला परंतु भिन्न भिन्न संचलन। और चौथे का डी का आपका क्या हो गया, तीसरे वाला। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिपरेटरी फेज़ 1 होता है उसमें क्या होता है, शारीरिक गुणों में सुधार लाया जाता है। ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपकी जितनी फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं आपकी बॉडी को, उसमें इम्प्रूवमेंट कराया जाता है। सेकंड फेज़ में आते आते क्या हो जाता है, सेकंड फेज़ में जब आता है एक खिलाड़ी तो विशेष तैयारी संबंधी गतिविधियाँ, तो इसको उसकी स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की। ठीक है, तीसरा प्रिपरेटरी फेज़ जो आता है उसके बाद वो कंपटीशन से रिलेटेड हो जाता है ना, प्रतियोगी गतिविधियों के प्रशिक्षण स्वरूप की उसको कंपटीशन के दौरान कैसे स्किल्स को यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें उसकी अच्छी कराई जाती हैं। और चौथा जो आ जाता है तो चौथे में क्या होता है, प्रतियोगी गतिविधियाँ होती हैं, उचित नियमों के साथ उचित स्थिति, कैसी सिचुएशन है, कैसे नियम लागू हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है कंपटीशन के तौर पे। ठीक है, चलो ये 5वां एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अगले 6ठे क्वेश्चन की बात करें। 6ठा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आमतौर पर खेल कूद प्रशिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के मीजोसाइकिल प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मीज़ो होता है, फिर माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। उसमें से आपसे पूछा है क्या, मीज़ो पूछा है। ठीक है, मीज़ो में पूछा है
कि अब मीज़ोसाइकिल के जो होते हैं वो कौन कौन से इसमें क्रम हो सकते हैं। ठीक है, चलो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो छठे का क्या होगा? देखो इसके परिचयात्मक मीज़ोसाइकिल होती है, ठीक है, उपक्रमात्मक मीज़ोसाइकिल भी होती है और प्रतियोगिता पूर्व मीज़ोसाइकिल भी होती है। प्रतियोगिता के बाद मीज़ोसाइकिल का कोई मतलब नहीं होता और परिचय पूर्व मीज़ोसाइकिल से मतलब ऑप्शन ए, बी और सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कारक सहन शक्ति क्षमता का निर्धारक नहीं माना जाता है वह कौन है? ठीक है, जो आपकी सहन शक्ति क्षमता यानी कि जो आपकी इंडोरेंस की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उससे उसको निर्धारित करने वाला कारक इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, एरोबिक क्षमता यानी कि एरोबिक फिटनेस, ओके, फिर है फॉस्फोजन स्टोर हो गया आपका, फॉस्फोजन स्टोर, ओके, यौक्तिक गतिविधि होगी और तकनीक की पूर्णता होगी, टेक्निकल कंप्लीटेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में वह कौन सा है जो आपकी एंडोरेंस कैपेबिलिटी के कारक को निर्धारित नहीं करता है? एंडोरेंस की जो क्षमता होती है उसको निर्धारित करने का कारक नहीं माना जाता है। तो क्या होगा सही जवाब? आपकी यौक्तिक गतिविधि। ठीक है, एरोबिक क्षमता तो होगी ही, तकनीकी भी, टेक्निकल भी होता है, फॉस्फोजन स्टोर भी होता है, जो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एंडोरेंस की जो क्षमता होती है उससे रिलेटेड यौक्तिक गतिविधि कोई कारक उसका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता नहीं है? ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता कौन सी नहीं? निष्क्रिय, सक्रिय नहीं पूछा, निष्क्रिय। त्रदोषक प्रतिरोधक क्षमता, सामान्य प्रतिरोधक क्षमता, विशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता या पशु एंटीटॉक्सिन या एंटी सेरो। क्वेश्चन नंबर 8 एनटीए यूजीसी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है नेट में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर? हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप में नहीं आएंगे बट फिर भी इसका आंसर आप देख लीजिए। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 8 का? त्रदोषक प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन मैक्सिमम एनटीए यूजीसी के एक्चुअल क्या है कि इसमें लगभग 150-200 क्वेश्चन है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। ठीक है, तो अब 150-200 क्वेश्चन को हमने पार्ट में डिवाइड किया है, तो एनटीए के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कौशल प्रदर्शन को सुकर बनाने के लिए किस प्रकार की प्रतिपुष्टि या फीडबैक अधिक कारगर होता है? जब आप किसी पर्टिकुलर स्किल्स के डेमोन्स्ट्रेशन, उसके प्रदर्शन को बढ़िया बनाना है, सुकर बनाना यानी अच्छे से उसको फॉलो कर सकें आराम से, तो उसको हम किस प्रकार की प्रतिपुष्टि या किस प्रकार का फीडबैक अगर मिले तो ज़्यादा कामगार हो सकता है? सूचनात्मक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, सुधारात्मक फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक? किस प्रकार की फीडबैक की ज़रूरत होगी अगर किसी स्किल के प्रदर्शन को हमें बेहतर बनाना हो, सुकर बनाना हो? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सुधारात्मक। करेक्टिव फीडबैक की ज़रूरत होती है हमें। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? करेक्टिव फीडबैक की ज़रूरत होती है। करेक्टिव फीडबैक, सुधारात्मक ज़रूरत होती है। 10वां क्वेश्चन, प्रतिरोध प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप महिलाएं अपनी क्षमता को बढ़ा सकती हैं तथा क्षमता बढ़ोतरी में निम्न में से किसके कारण होती है? ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, जब प्रतिरोध परीक्षण होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि फीमेल्स जो होती, महिलाएं जो होती, वुमेन्स जो होती हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी को, क्षमता को क्या कर लेती हैं? बढ़ा सकती हैं। लेकिन किसकी वजह से बढ़ सकता है वो क्षमता जो बढ़ती है किन की वजह से? हार्मोन संबंधी फैक्टर्स की वजह से, तंत्रिका तंत्र संबंधी फैक्टर्स की वजह से, अत्यधिक पेशी द्रव्यमान की वजह से या अत्यधिक वसा द्रव्यमान की वजह से? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब?
क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तंत्रिका तंत्र संबंधी कारक, ठीक है, तंत्रिका तंत्र संबंधी कारकों के कारण। ओके, तंत्रिका तंत्र संबंधी कारक, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसरत गहनता के बढ़ने के अनुपात में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, जब जब आप किसी एक्सरसाइज को खूब डीपली घुस के करते हो, अच्छे से करते हो, तो आपका क्या बढ़ेगा, किस चीज़ का वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी किस चीज़ का रेशियो बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम का रेशियो बढ़ेगा। लेकिन सामान्यतः यह अपने अधिकतम वैल्यू तक लगभग कितना प्राप्त कर सकता है। एक नॉर्मल तरीके से अगर स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो कितने तक जा सकता है। ठीक है, 30 से 40% ऑफ VO2 मैक्स में, 50 to 60% ऑफ VO2 मैक्स में, 70 to 80% ऑफ VO2 मैक्स में, या 80 to 90% ऑफ VO2 मैक्स में। चलिए बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 50 से 60% ऑफ VO2 मैक्स। ये क्या है, इतने लक्ष्य को वो नॉर्मल तरीके से क्या कर सकता है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम इसकी कैपेबिलिटी है कि इतना ये लेवल को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें मसल्स हमारी क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, या फिर लॉन्ग हो जाती, लंबी हो जाती हैं। ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही सिकुड़ेंगी ना ही फैलती हैं, एज इट इज़ जैसी हैं वैसी रहेंगी, या जितनी लंबी होती हैं उतनी ही सिकुड़ जाती हैं, जितनी लंबी होंगी उतनी सिकुड़ जाएंगी। तो बताओ कि जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसमें क्या होता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, आप किसी दीवार को धक्का दो, मतलब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जोर तो पड़ेगा लेकिन कोई काम होते हुए दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना ही सिकुड़ेंगी और ना ही फैलेंगी। अब इस दीवार को मैं धक्का दूं, जोर लगा रहा हूं, तो मेरी मसल्स, अब जैसे सिंपल सी चीज़ें, दीवार है, अब इसको मैं ऐसे ठेल रहा हूँ, मेरा हाथ तो वहीं रुका हुआ है ना, ना ही मुड़ रहा है ना ही कुछ हो रहा है, तो ना ही सिकुड़ रही ना ही फैल रही। जहाँ पर मसल्स जितनी लंबी है उतनी बस प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा, लेकिन वो लोड दिखाई नहीं देगा। अगर इसी लोड को मैं टेबल पर लगा दूँ तो क्या होगा, टेबल सरक जाएगी, तो मांसपेशी में क्या होगा, या तो सिकुड़न होगी या तो फैलाव होगा। है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि क्या कहलाती है। जब आप अपनी पावर को बढ़ाओ, ताकत को अगर आपको बढ़ाना है तो उस प्रकार की जो ट्रेनिंग कराई जाती है उसको क्या बोलते हैं, बैलास्टिक मेथड, प्लायोमेट्रिक मेथड, रेपिटेशन मेथड, या फिर फार्टलेक मेथड, क्या बोलते हैं। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 13 का, प्लायोमेट्रिक होगा। ठीक है, प्लायोमेट्रिक विधि एक विस्फोटक शक्ति बनाई जाती है, ऑप्शन बी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि को किसने विकसित किया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी आपकी, ठीक है, उसको इन्वेंट किसने किया है, उसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लीजिए। बाकी थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से आपको बताएंगे उसको। ठीक है, तो बिकिला ने किया, बैरो एवं मैकेगी ने किया, या फिर गोस्टा होल्मर ने, या फिर हराने ने, बताइए। यूपी पीजीटी 2021 क्या होगा इसका सही जवाब, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा, मिस्टर गोस्टा होल्मर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो अगला 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो किस प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, स्टैटिक, या नो कॉन्ट्रैक्शन। बताओ, संकुचन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। अब अभी मैंने बताया कि जब दीवार को आप धक्का दोगे तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें, बताओ। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं देखो किस प्रकार का संकुचन है पूछा, तो संकुचन में स्टैटिक आ जाता है, मतलब कि जहां जो चीज है वो चीज़ वैसी ही मांसपेशियाँ आपकी बनी रहेंगी। देखो कहाँ कहाँ पूछा गया, यूजीसी नेट पेपर सेकंड 2004 में पूछा गया।
ठीक है। आरपीएसएस ग्रेड 3 पेपर में 2011 में, 2013 में, 2013 के आरपीएससी पेपर में, यूपी पीजीटी में भी, 21 में भी, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लगातार प्रशिक्षण विधि यानी जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड होता है, कौन सा? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की बात हो रही है, उसको किसने इन्वेंट किया था? वाल्डीमार ग्रेसलर ने, अर्नेस्ट वी आकेन ने, या फिर आर.ई. मॉर्गन ने, या फिर जी.डी. एडमसन। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है यहाँ से सवाल। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू भैया? क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट वी आकेन। ठीक है। अर्नेस्ट वी आकेन ने कौन सी ट्रेनिंग का प्रतिपादन किया था, इन्वेंशन किया था? लगातार प्रशिक्षण विधि, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादन किया था अर्नेस्ट वी आकेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति का समय जब नाड़ी की गति नीचे आती है, किससे? आपकी जब क्या कह रहा है, अंतराल प्रशिक्षण विधि के द्वारा जब आप इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की बात हो रही है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में अपनी गति सहनशीलता को बढ़ाते हो। किसको बढ़ाते हो? गति सहनशीलता को, स्पीड एंडोरेंस को जब आप बढ़ाते हो। ठीक है। किसको बढ़ाते हो? स्पीड एंडोरेंस को जब आप बढ़ाते हो तो उसके लिए उत्तम पुनः प्राप्ति का जो समय होता है, तो नाड़ी की गति कितने से नीचे आ जाती है? 140 से 150 धड़कन पर मिनट पे आ जाएगी, 110 से 120 धड़कन पर मिनट आ जाएगी, या 150 से 160 धड़कन पर मिनट, या 120 से 140 बीट पर मिनट। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? 120 से 140 बीट या धड़कन पर मिनट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के भार के पश्चात, ठीक है, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के भार के पश्चात पुनर्स्थापना कितने चरणों में हो सकती है? ठीक है। ट्रेनिंग और कंपटीशन में जो आपका लोड होता है, ट्रेनिंग और कंपटीशन का जो लोड होता है, भार होता है, उसके बाद आपको रिहैबिलिटेशन में आना है, पुनर्स्थापना में आना है, तो कितने चरणों से होकर गुजरोगे? ठीक है, 1 चरण से, 3 चरणों में, 5 चरणों में, या 7 चरणों में? चलो बताओ। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 से पूछा हुआ सवाल है, क्या होगा सही जवाब? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? 3 चरणों में जाएंगे। ठीक है, कितने? 3 चरणों में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उच्च तीव्रता भार से थकावट शीघ्र होती है। जब हाई इंटेंसिटी लोड होता है आप में तो क्या होगी? थकान ज़्यादा होगा, लेकिन गति क्रिया के पश्चात पुनर्स्थापना भी शीघ्रता से हो जाती है। यानी कि जब आप अपनी एक्टिविटी कर लिए गति क्रिया की, तो उसके बाद आपका रिहैबिलिटेशन, आपका शरीर वापस से रिकवर होना जल्दी हो जाता है। बॉडी की रिकवरी क्या हो जाती है? जल्दी हो जाती है। यह कथन किस लेखक का है? चलो बताओ। जेकोलेव NN 1977, ओसोलिन NG 1970, हारे D 1986, या फिर हेटर्स P 1985? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? जेकोलेव NN 1977 का कथन है ये। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? यानी इंटरवल ट्रेनिंग का यूज किसके डेवलपमेंट के लिए किया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, विस्फोटक शक्ति के लिए, ठीक है, यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। विस्फोटक शक्ति को हम और क्या कह सकते हैं? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ओके। लचीलापन आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, चपलता आपकी एजिलिटी हो गई, सहन शक्ति आपका एंड्योरेंस हो गया। अब बताओ,
इनमें से इंटरवल ट्रेनिंग किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा सही जवाब बताओ। किस चीज़ को बढ़ाने के लिए? इंटरवल ट्रेनिंग का काम होता है आपकी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए। एक कोच क्या करता है, पहले आपको 100 मीटर दौड़ाया, 100 मीटर के बाद रोकता नहीं है, अब बोलेगा कूदो, उसी जगह पे कूद लिए, फिर दौड़ा दिया, फिर कूदा दिया, फिर दौड़ा दिया। क्या हो रहा है इससे? इंटरवल ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग में था, इंटरवल ट्रेनिंग अंतराल प्रशिक्षण। उल्टा बता दिया क्या मैंने? चलो फिलहाल ये जानो, अंतराल प्रशिक्षण जो होता है वो आपके एंडोरेंस को, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वैसे वही होगा जो मैंने बताया अभी, ठीक है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में नहीं, ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में होता है, लगातार आपकी ट्रेनिंग चलाते रहते हैं। चलो थ्योरी पढ़ाएंगे, क्लियर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जा सकता है? अभी पढ़ाया था। आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, कैलेस्थेनिक व्यायाम। मतलब साइंटिफिक तरीके से वो कौन सा इसमें से एक्सरसाइज है जिसको वैज्ञानिक तरीके से काम है नहीं माना गया है। अभी बताया था एग्जाम्पल, दीवार को क्या कर रहा हूँ मैं, अगर ढकेल रहा हूँ दीवार को तो क्या होगा? क्या दीवार जा रही है या मैं कहीं आ रहा हूँ? उसी जगह पर रुके हुए हैं दोनों पर्सन, तो कोई प्रकार का काम दिख रहा है होते हुए? नहीं। तो यानी कौन सा हो जाएगा? आइसोमेट्रिक व्यायाम या एक्सरसाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट, सार्जेंट जंप क्या आंकता है भैया, क्या मेजर करने का काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी विस्फोटक पैर की ताकत नापता है, चपलता, एजिलिटी, विस्फोटक हाथ की ताकत या फिर फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, यूपिटिसिटी। 2021 में छपा हुआ सवाल है। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22? सार्जेंट जंप क्या मेजर करता है? तो क्या मेजर करता है भाई? आपकी विस्फोटक पैर की ताकत, आपकी एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ को मेजर करता है। क्या मेजर करता है? एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे फिनिश ग्रिप संबंधित है। जो फिनिश ग्रिप होती है यानी समाप्ति पकड़, फिनिश ग्रिप किससे संबंधित है? गोल्फ स्टिक से, हॉकी से, क्रिकेट बैट से या जेवलिन थ्रो से? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा सही जवाब? 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? फिनिश ग्रिप आपके जेवलिन में होती है। जब आप जेवलिन को छोड़ते हो तो फिनिशिंग की भी एक ग्रिप होती है, तो जेवलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? कई बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। यानी ट्रायल एंड एरर, क्या बोलेंगे इसको? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में या इस मेथड को किसके द्वारा लाया गया? न्यूटन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा या होमर के द्वारा? चलो बताओ किसके द्वारा लाया गया? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? मेथड किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। जो उच्च स्तर पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग लोड होता है उसे अनुकूलन के रूप में क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, सुपर कंपनसेशन बोलते हैं, एक्लीमेटाइजेशन बोलते हैं या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्लीमेटाइजेशन, एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य क्या है? एम क्या है? मोटो क्या है इसका? जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो ट्रांजिशन पीरियड किसके लिए होता है? प्रदर्शन का स्थिरीकरण करने के लिए, सुपर कंपनसेशन के लिए, मनोरंजन के लिए या फिर सामान्य स्थिति में लाने के लिए? तो ट्रांजिशन अवधि क्या होती है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होती है? किसी भी खिलाड़ी को सामान्य स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है? ट्रांजिशन अवधि के दौरान ही खिलाड़ी को नॉर्मल स्थिति में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? चलो
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं? अतिभार का सिद्धांत, निजता का सिद्धांत, रुकने व चलने का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है? चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? रुकने और चलने का सिद्धांत, ये आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी भी है, ठीक है, फिर निजता का पर्सनल सिद्धांत भी होता है, अतिभार का ओवरलोड का प्रिंसिपल भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम एरोबिक व्यायाम नहीं है? यानी कि एरोबिक व्यायाम किसमें कहते हैं? जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती है। जैसे आप रस्सी कूद रहे हो, काफ़ी देर तक रस्सी कूद रहे हो तो क्या होती है? ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब 100 मीटर भाग रहे हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगी। यहाँ से उस पेड़ तक भागना है, ज़्यादा ऑक्सीजन खाओगे नहीं, लेकिन यहाँ से शहर तक दौड़ के जाना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना। तो एरोबिक्स व्यायाम कौन से हैं? क्रॉस कंट्री दौड़, ये लगभग 5000 मीटर के आसपास होती मान लो, ठीक है, 5 किलोमीटर मोटा मोटा, ठीक। साइकिलिंग हो गई, साइकिल चला रहे हो, तैराकी स्विमिंग कर रहे हो, या फिर कोई भारी चीज़ ऐसे उठा रहे हो फिर छोड़ दिए, तो भाई इसमें तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं हमको, उठाया छोड़ दिया, है ना। अब इनमें फंसोगे, बताओ ABC कौन होगा सही? तीनों में ऑक्सीजन लगती है, अब तीनों में क्या आंसर दोगे? क्या पूछा है? अरे क्वेश्चन तो देख लो, क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, तो नहीं कौन सा है? यही तो है, ठीक है, बाकी ये तो है ही है ना, है पूछता तब होता ना, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातें नहीं, 3 से 6 सप्ताह का जो प्रशिक्षण चक्र होता है, 3 से 6 हफ्ते की जो ट्रेनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं? मीजो, माइक्रो या माइक्रो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्टीग्रेड 2018, UKSSC LT 2020 में पूछा हुआ सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, क्या होगा? 29 मीजो साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो साइकिल। कौन कौन सी होती है? एक होती है मीजो, जो कि आपकी चलती कितनी? 1 महीना मान लो, 1 मंथ। फिर एक उससे ऊपर होती कौन सी? माइक्रो, 1 वीक मान लो, ये 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में। फिर एक होती कौन सी? माइक्रो, ये आपकी 1 ईयर के आसपास की होती है। ओके, ये देख ध्यान रखना है ना। आज का हमारा आखिरी सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। आंतरिक भार की जांच की जाती है, इंटरनल लोड जो होता है उसकी हम जांच पड़ताल कैसे करते हैं? भार परिणाम के द्वारा, पल्स रेट एवं भार तीव्रता के द्वारा, लैक्टिक एसिड के संकेंद्रण के द्वारा, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा, इंटरनल मोटिवेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पल्स रेट और भार की जो तीव्रता होगी, यानी पल्स रेट और लोड इंटेंसिटी, ठीक है, लोड इंटेंसिटी और पल्स रेट आपकी जो नब्ज दर होती है, नाड़ी की दर होती है, इनको मेज़र कर लेंगे तो हम इंटरनल लोड जांच सकते हैं। सो आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अभी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनसे आपको काफ़ी चीज़ें कंप्लीट होगी। मंडे से हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की थ्योरी क्लास भी स्टार्ट हो रही है, साथ में इसको भी चलेगा, ठीक है। और क्रिकेट के कुछ पार्ट्स थे, 10 मिनट की एक छोटी सी वीडियो आएगी, उसको देख के आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें हमको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।